वो बात गलत है। आप हर डिपार्टमेंट में ये नहीं सोच सकते कि मैं ही माहिर हूं, तो फिर आपने डायरेक्टर क्यों रखा, आपने म्यूजिक डायरेक्टर क्यों रखा, आपने लिरिसिस्ट क्यों साइन किया, आपने स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर को क्यों पैसे दिए कि आप लिखो। यू कैन नॉट इंटरफियर इन एवरी डिपार्टमेंट। आपके सजेशन हो सकते हैं लेकिन इंटरफियरेंस ओनली हार्म्स। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और सब्जेक्टिविटी जब आती है आप पर्सपेक्टिव खो देते हैं। आम जनता ये नहीं फोन करेगी कि राइटर को फोन करके पूछते हैं। तो इतनी कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले, इतना कंफ्यूजिंग मामला था कि लोगों को मजा ही नहीं आया। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला हफ्ता काफी क्रिटिकल रहा क्योंकि उस दौरान रिलीज हुई दो हिंदी फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 और रनवे 34 दोनों ही बड़ी ईद के दौरान रिलीज हुई। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आया और जितनी एक्सपेक्टेशन थी फिल्म को लेकर उतनी कमाल नहीं कर पाई। आखिर क्यों ऐसा हुआ, आइए जानते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट श्री कोमल नाथा सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू, शुक्रिया सर, रनवे 34 और हीरोपंती 2 क्या कहेंगे सर? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ईद के दौरान, लेकिन उतना कमाल नहीं कर पाई सर। बिल्कुल कमाल नहीं कर पाई। दोनों फिल्में एक तरीके से रिजेक्ट ही हो गई। अब दोनों कारण अलग अलग हैं। पहले रनवे 34 की बात करते हैं। रनवे 34 का फर्स्ट हाफ तो इतना बढ़िया है कि इंटरवल पॉइंट पर ऐसे लगा कि ये फिल्म तो डेफिनेटली चलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ जितना फर्स्ट हाफ बढ़िया है, सेकेंड हाफ उतना ही कमज़ोर है। और कमज़ोर ऐसे नहीं है कि मेकिंग गलत है, सबसे बड़ी वजह उसके कमज़ोर होने की यह है कि फर्स्ट हाफ में ऑडियंस के लिए कंक्लूसिवली अजय देवगन हीरो साबित हो चुका है। उसने जानें बचाई, उसने प्लेन बचाई, उसने सेफ लैंडिंग की इतने टफ कंडीशंस में जहां पर विजिबिलिटी जीरो, तूफान आया हुआ है, और फिर भी रनवे 34 पर प्लेन लैंड हुई और सबकी जान बचाई। तो डेफिनेटली हमारे जहन में एज अ व्यूअर ये हीरो है। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलता है कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो ऑडियंस बोलती है हु केयर्स, हमारे लिए वो हीरो है, अब हमें बोर मत करो ये बता के कि इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए, रूल्स फॉलो नहीं किया। प्रोटोकॉल फॉलो करते तो मर जाते, तो वो बड़ा विलन होता। तो ये ऑडियंस को बात समझ ही नहीं आई। तो फिल्म के स्ट्रक्चरिंग में गलती थी। जब आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि अजय देवगन आपका हीरो है, उसके बाद आप 25 मुकदमे चलाओ, ऑडियंस इज नॉट इंटरेस्टेड, और इसलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल सेकेंड हाफ में एकदम डिप हो जाता है। ऑडियंस बार बार घड़ी देख रही है कि ये क्यों हमें बोर कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये हीरो है। अब वो टेक्निकली रॉन्ग थे, रूल्स फॉलो नहीं किए। रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की लाइफ, एयरक्राफ्ट की लाइफ, मतलब एयरक्राफ्ट सही सलामत लैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूल्स को हमें चाटना है क्या, वो वाली बात है। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट की वजह से वो फिल्म एब्सोल्युटली नहीं चली। हीरोपंती 2 के नहीं चलने का मतलब बहुत ही अलग कारण था। हीरोपंती 2 की राइटिंग इतनी कंफ्यूजन वाली राइटिंग थी कि मतलब मैं अपने बारे में बोलता हूं, मैंने फिल्म देखी और पूरे होशो हवास में देखी। इनफैक्ट जब फिल्म शुरू हुई 10 मिनट बाद मेरे बाजू में एक कपल बैठा था, वो कुछ बोल रहा था, तो मैंने उनको मुड़ के बोला प्लीज कीप क्वाइट, मैं रिव्यू के हिसाब से देख रहा हूं, आई कैन नॉट टॉलरेट यू टॉकिंग। तो वो लोग समझ गए, बोले सॉरी, एंड दे डिड नॉट टॉक। लेकिन मैं बहुत सी बातें नहीं समझ पाया। नेक्स्ट डे रिव्यू लिखते वक्त एंड रिव्यू रिकॉर्ड करते वक्त मैंने एक्चुअली राइटर से फोन पर बात की। मैंने बोला मैं जब रिव्यू लिख रहा हूं आई मस्ट बी श्योर कि मैं समझा सही हूं। मैंने करीब 27 से 28 मिनट उनसे बात की और मैंने कहा कि ये फ्लैशबैक कब है एंड नॉन फ्लैशबैक कब है, प्रेजेंट टाइम्स कब है। मुझे इतना कंफ्यूजन हुआ। तो एक्चुअली उस राइटर ने मुझे ये कहा, रजत अरोरा साहब ने ये कहा कि इसका मतलब लोग नहीं समझेंगे। आई सेड रजत जी आई एम वेरी सॉरी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने बोला सुबह सुबह आपका मूड खराब करने के लिए नहीं मैंने फ़ोन किया है, मैंने आपसे समझने के लिए फ़ोन किया क्योंकि मुझे आगे मेरे दर्शकों को और मेरे रीडर्स को समझाना है। तो कहीं ऐसा नहीं कि मैं गलत समझ के गलत रिव्यू लिख रहा हूं। तो मुझे बहुत सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद रिव्यू लिख चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने 2-4 सेंटेंसेस बदले बिकॉज इतनी कंफ्यूजिंग फिल्म है। और मेरा ये सोचना है कि अगर मैं, जिसने हजारों फिल्में देखी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो आम जनता कहां से समझेगी। और मेरे पास तो एक्सेस है उस राइटर का जी।
आम जनता ये बिल्कुल। नहीं फोन करेगी कि राइटर को फोन करके पूछते हैं। तो इतनी कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले, इतना कंफ्यूजिंग मामला था कि लोगों को मजा ही नहीं आया। आप सर एक बात हमेशा कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, खास तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को स्क्रिप्ट डॉक्टर की ज़रूरत है सर। आपको लगता है कि ऐसी फिल्मों को एक बार स्क्रिप्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेनी चाहिए? 100% स्क्रिप्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है, रजत अरोरा एक बहुत ही अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे राइटर, मैं उनकी राइटिंग का फ़ैन हूँ, बहुत बढ़िया राइटर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लिख रहे हैं, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और सब्जेक्टिविटी जब आती है आप पर्सपेक्टिव खो देते हैं। आपको नहीं पता कि आप यहाँ गलत गए हैं। कोई आउटसाइड फैक्टर चाहिए आपको जो आपको ये बोल सके कि यहाँ आप भटक गए हैं, यहाँ आप गलत जा रहे हैं। इस फिल्म में कोई बोलने वाला चाहिए था कि स्क्रीन पर आप बताएंगे कैसे कि ये फ्लैशबैक है या ये फ्लैशबैक नहीं है। मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आया कि आरजे है या बबलू है, टाइगर श्रॉफ। तो डेफिनेटली बहुत सी फिल्मों में आजकल देख के ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंड वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। हर एक को अपना बच्चा प्यारा होता है। और मैं बार बार कहूँगा, रजत अरोरा साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन समवेयर वो पर्सपेक्टिव खो गए। वो इतने सब्जेक्टिव बन गए कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्क्रिप्ट है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है सर, अगर कोई हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, बहुत ही उम्दा हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, लेकिन बजट की वजह से हमें स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं हमें लिमिटेशन डालने पड़ते हैं, लेकिन बजट में तो कहीं कमी दिखाई नहीं दी सर। इस फिल्म में वो बात है ही नहीं। यानी आप बियॉन्ड स्क्रिप्ट जा सकते थे सर। यस, क्योंकि साजिद नडियाडवाला जो प्रोड्यूसर है, दिल खोल के उन्होंने पैसा खर्च किया है, लेकिन अफसोस ये कि पैसे से कभी फिल्म नहीं बनती है। कंटेंट अगर दिल को छूता है तो छोटी से छोटी बजट वाली फिल्म भी बड़ी हो सकती है, और कंटेंट नहीं छुए तो आप करोड़ों नहीं 50 और 100 करोड़ लगा लो, लेकिन अगर कंटेंट नहीं जमता है तो फिर वो पैसे धरे के धरे रह जाते हैं। तो हीरोपंती 2 का भी यही हाल है कि लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लगा एंड नयापन नहीं लगा। अब वो समय आ गया है जब टाइगर श्रॉफ को एक्शन और डांस के अलावा कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में काम करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि लोगों के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है वो कायम रहे। बिल्कुल। क्योंकि कितनी बार हम देखेंगे कि वो डांस इतने अच्छे से करता है, बहुत एक्शन बेहतरीन करता है और इतना खूबसूरत दिखता है। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, 4 फिल्म, 5 फिल्म, अब सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि ही इज अ फैंटास्टिक लुकिंग हीरो, ही डांसेस सुपर्ब, एंड उनके एक्शन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, फाइनली एक्टिंग देखने के लिए हम जाते हैं। तो ऑडियंस ने इतना स्नेह, इतना प्यार जो टाइगर श्रॉफ को दिया है, वो प्यार बरकरार रहे, इसलिए अब समय आ गया है कि टाइगर श्रॉफ को डेफिनेटली एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बलबूते पर उनके फैंस का दिल वापस जीतना है। एक आखिरी सवाल मैं आपको इसी मुद्दे पर करना चाहूँगा। काफ़ी क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर आ रहे हैं कि जैसे कि डांस मास्टर हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ये भी डायरेक्शन में अपनी हाथ आजमा रहे हैं। कई ऐसे सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी है जिन्होंने बहुत अच्छे फिल्म्स दिए हैं, जैसे कि प्रभु देवा सर ने वांटेड दी और भी फिल्में। लेकिन अब ऑडियंस ये कह रही है कि जो काम कर रहा है वही करे तो बेटर है, जो डायरेक्शन का जो पार्ट है वो डायरेक्टर ही बिल्कुल करे। तो आपका इसमें क्या राय है? 100% सही नहीं है। कुछ कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बन जाते हैं, इसमें अहमद खान गलत गए, बट गलत तो कोई भी जा सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अहमद खान को डायरेक्शन नहीं आता है, बट हाँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, क्योंकि आप एक फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड, कोरियोग्राफी एक बहुत अहम बट छोटा हिस्सा है फिल्म मेकिंग का। अहमद खान ने पूरा जिम्मा ले लिया टू डायरेक्ट एन एंटायर फिल्म, बट गलत तो कोई भी जा सकता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो हुनर है, टैलेंट है, तो ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ डायरेक्टर, बिकॉज फाइनली व्हाट इज डायरेक्शन? नरेटिंग स्टोरीज। आप बहुत प्यार से, बहुत तबीयत से नरेट करो तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो मैं इस व्यू को नहीं सब्सक्राइब करता हूँ कि जिस
फील्ड में आप हो, उसी दायरे में आप बंधे रहो। बस एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं हूं, या म्यूजिक मैं म्यूजिक डायरेक्टर से बेहतर समझता हूं, लिरिक्स राइटिंग मुझे बेहतर आता है, स्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्ट राइटर को कुछ नहीं आता, मुझे ज्यादा आता है, डायरेक्शन भी मैं ही कर लूं। ऐसे एक्टर्स डेफिनेटली फिर एक आध फिल्म आपकी चल जाएगी, उसके बाद आपका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। वो बात गलत है। आप हर डिपार्टमेंट में ये नहीं सोच सकते कि मैं ही माहिर हूं, तो फिर आपने डायरेक्टर क्यों रखा, आपने म्यूजिक डायरेक्टर क्यों रखा, आपने लिरिसिस्ट क्यों साइन किया, आपने स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर को क्यों पैसे दिए कि आप लिखो। यू कैन नॉट इंटरफियर इन एवरी डिपार्टमेंट। आपके सजेशन हो सकते हैं, लेकिन इंटरफियरेंस ओनली हार्म्स। मतलब जो आपका डिपार्टमेंट नहीं है उसमें आप शायद एक सजेशन दे सकते हैं, दो राय दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि ओवरराइड करके ये सही है या ये नहीं चलेगा। दैट इज रॉन्ग। राइट। सो गाइस, आपने सुना क्या कहना है कोमल सर का अबाउट द फेलियर ऑफ हीरोपंती 2 एंड रनवे 34 एट द बॉक्स ऑफिस। भले ही कुछ ना कुछ मिले जुले रिव्यूज आ रहे हो या फिर पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म में जो खामियां हैं उनको लेकर उन्होंने कह दी है क्यों बॉक्स ऑफिस पर ये कर नहीं पाई कमाल। आपका क्या मानना है जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट एनालिस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री श्री कोमल नाथा। थैंक यू सर।